नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिलचस्प और थोड़ी व्यंग्यात्मक चर्चा करने वाले हैं जो आजकल के विरोध प्रदर्शनों, मीडिया के रोल और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाती है। चलिए समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा दिखने वाला व्यंग्य पूरी शासन व्यवस्था की पोल खोलकर रख सकता है। इस पूरे विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, ये चेहराविहीन आंदोलन क्या है। दूसरा, इस सिस्टम के 4 स्तंभ। तीसरा, परीक्षा का वो ट्रिगर पॉइंट। चौथा, अलग अलग देशों में विरोध का तरीका। और आखिर में ऑस्ट्रेलिया का दिलचस्प सिस्टम। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक बिल्कुल नए किस्म का चेहरा विहीन आंदोलन। अब देखिए, सोर्स मटेरियल में आज के युवाओं के विरोध प्रदर्शनों को समझाने के लिए एक बड़ा ही अजीब पर उतना ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया गया है, कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, पर इसके पीछे एक खास वजह है। कॉकरोच की खासियत क्या होती है? वो किसी भी हाल में सर्वाइव कर जाता है। यहां इसका मतलब एक ऐसे नए मूवमेंट से है जिसका कोई एक चेहरा नहीं है, जिससे सिस्टम द्वारा आसानी से कुचला ना जा सके। इस चर्चा में एक बहुत ही कमाल का सवाल उठाया गया है। जब कोई चेहरा ही नहीं है तो बदनाम किसे करोगे? सोचिए इस बारे में। अगर किसी आंदोलन का कोई बड़ा नेता ही ना हो, कोई एक चेहरा ही ना हो, तो सिस्टम किस पर निशाना साधेगा? व्यक्तिगत हमले किस पर होंगे? यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा बेस है। एक चेहराविहीन मूवमेंट होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इस पर कोई ठप्पा नहीं लगाया जा सकता। ना तो इसे किसी विशेष पार्टी का नाम दिया जा सकता है, ना ही इन्हें नक्सली या विद्रोही बताया जा सकता है। जात-पात या धर्म के नाम पर इन्हें बांटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें कोई विदेशी एजेंट नहीं बोल सकता। ये वो सारे पुराने तरीके हैं जिनसे आमतौर पर आंदोलनों को भटकाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इस व्यवस्था के 4 स्तंभों को समझेंगे। आखिर युवाओं को इस तरह के बिना चेहरे वाले आंदोलन की जरूरत पड़ ही क्यों रही है? इसे समझने के लिए हमें सत्ता के स्ट्रक्चर को देखना होगा। सोर्स ने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, विधायिका, यानी जो चुनाव जीत कर आते हैं। दूसरा, कार्यपालिका, जो मुश्किल परीक्षाएं पास करके अफसर बनते हैं। तीसरा, न्यायपालिका, यानी हमारे जज। पर चौथा और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनाया गया है मीडिया को, जिसे एक बड़ा ही तीखा और व्यंग्यात्मक नाम दिया गया है, विष कन्या। ये शब्द दिखाता है कि वक्ता के हिसाब से मीडिया का आज का रोल कितना विवादास्पद हो चुका है। तीसरा हिस्सा हमारी चर्चा को एकदम जमीनी हकीकत पर लाता है, एक ऐसा मुद्दा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अब तक हमने सिस्टम की बात की, पर इस गुस्से के पीछे की असली वजह क्या है? असल में नीट परीक्षा का पेपर लीक होना इस ज्वाला को भड़काने का एक बहुत बड़ा कारण बना। तर्क ये है कि जब इतनी बड़ी सिस्टम की नाकामी सामने आती है और पुराने सभी तरीके फेल हो जाते हैं, तब आम लोगों के पास, यानी इस अदृश्य कॉकरोच मूवमेंट के पास, जवाबदेही मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और यही एंट्री होती है उसी चौथे स्तंभ की। जब ये गुस्सा बाहर आता है तो विश्लेषण के मुताबिक मीडिया, जिसे उन्होंने विश्वकन्या कहा था, इस पूरे नैरेटिव को घुमाने की कोशिश करता है। ऐसे चेहराविहीन आंदोलनों को दबाने के लिए उन पर आतंकवादी या उग्रवादी होने का टैग लगाने की कोशिश की जाती है, ताकि असली मुद्दा भटक जाए। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, जहां हम अलग अलग देशों का दिलचस्प कंपैरिजन करेंगे। ये तुलना सच में काफी सोचने वाली है। देखिए, अगर भौगोलिक आकार यानी जमीन की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया लगभग एक जैसे हैं, लेकिन वहां की जनसंख्या का जो फर्क है ना, वो सब कुछ बदल देता है। और यही फर्क तय करता है कि आम जनता अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 8 करोड़। ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या सिर्फ 8 करोड़ के आसपास बताई गई है। सोचकर देखिए, इतनी कम आबादी होने की वजह से वहां प्रशासन का काम करने का तरीका और सत्ता तक नागरिक की जो पहुंच है, वो बिल्कुल ही अलग लेवल की होती है। इस पॉइंट को समझने के लिए ये उदाहरण देखिए। ऑस्ट्रेलिया में अगर एक पार्क में सिर्फ 4 लोग काला झंडा लेकर खड़े हो जाएं, तो सीधे मुख्य सचिव बाहर आकर उनकी परेशानी सुनने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में देखिए, यहाँ 5000 लोगों की भीड़ होती है, 200 मीडिया वाले होते हैं, जोर शोर से नारेबाजी होती है, पर अक्सर वो सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाता है और समाधान शायद ही निकलता है। यही वजह है कि सोर्स एक थोड़ा मजाकिया पर बहुत ही गहरा पॉइंट रखता है। उनका कहना है कि जिंदाबाद या मुर्दाबाद जैसे नारों ने अब अपना असर खोना शुरू कर दिया है। अब सड़कों पर आने वाले निराश युवा अफसरों को सिर्फ कोसने या श्राप देने लगे हैं, क्योंकि जब बड़े बड़े प्रदर्शनों को ही इग्नोर कर दिया जाता है तो पब्लिक के पास अपनी भड़ास निकालने का और क्या ही तरीका बचेगा।
आखिर में हम अपने 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही दिलचस्प लोकतांत्रिक विरोधाभास यानी पैराडॉक्स को समझेंगे। अब यहाँ एक छोटा सा नागरिक शास्त्र का पाठ है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की सरकारी व्यवस्था को देखें तो वहाँ एक प्रॉपर संसदीय लोकतंत्र है। उनके पास देश चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री होता है। लेकिन एक बहुत ही हैरानी की बात यह है कि उनके देश की औपचारिक या फॉर्मल मुखिया आज भी ब्रिटिश महारानी ही होती हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? इसके पीछे असल में एक लंबा ऐतिहासिक कारण है। सोर्स समझाता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उन्हें बड़े पैमाने पर खत्म कर दिया गया था। जो लोग वहां बचे वो मुख्य रूप से उन्हीं औपनिवेशिक कॉलोनियल लोगों के वंशज थे। तो उनके लिए ब्रिटिश राजशाही को अपना मानना बिल्कुल स्वाभाविक था और इसी वजह से वहां ये एक अनोखी डेमोक्रेटिक मोनार्की बनती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ क्या है? एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। किसी भी देश की जनसंख्या घनत्व, वहां की भीड़ और उसका इतिहास, क्या यही चीजें आखिरकार तय करती हैं कि वहां के आम नागरिक की आवाज सरकार तक पहुंचेगी या नहीं? इन विशाल अंतरों को समझे बिना दुनिया भर के आंदोलनों की सही तस्वीर नहीं देखी जा सकती। इस गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।